जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में जो सेकंड सोर्स है डेट, इसको स्टार्ट करेंगे। कल हमने इक्विटी के बारे में यानी शेयर्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें शेयर की टाइप्स, उनके फीचर्स के बारे में डिस्कशन की थी हमने, और आपको होम असाइनमेंट दी गई थी। उस होम असाइनमेंट को भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आज जो इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डेट। डेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ज़्यादा टाइप्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसलिए जो डेट वाला सेक्शन है ये 2 लेक्चर में जाएगा। कुछ ऑप्शंस हम आज स्टडी करेंगे और फिर कुछ ऑप्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी पहले, क्या कल का लेक्चर आपको समझ आ गया? कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट की है? रिटर्न फॉर्म में हाथ उठाइए, शाबाश। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सही बोल रहे हैं? यानी असाइनमेंट तो आपकी चेक होगी है ना, लेकिन लेक्चर समझ आया कि नहीं आया मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, उसके लिए हम लाइव क्विज करवाया करेंगे। इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी कल या परसों, नहीं डिस्कशन की। चलिए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी किसी और सब्जेक्ट में मेरे से पढ़े हमने तो अंदाजा होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये बेसिकली मेंटी क्विज आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि क्लास के अंदर पॉजिटिव कंपटीशन को इनकरेज करना। इसमें होगा क्या कि जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया है उस लेक्चर में से कुछ अहम कंसेप्ट्स निकाल के मैं आपसे पूछूंगा। आपने अपने मोबाइल के ज़रिए से पार्टिसिपेट करना है। इससे मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। सामने सारी क्लास की परफॉर्मेंस आपके सामने प्रोजेक्टर पे डिस्प्लेड होगी कि कितने स्टूडेंट ने किस कंसेप्ट को सही किया और किस कंसेप्ट को गलत। ठीक है, ये जो टेस्ट होगा ये MCQs फॉर्म में होगा, लेकिन इसमें सिस्टम कैसे काम करेगा अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप अपना मोबाइल निकालिए। 2 तरीके हैं इस क्विज में पार्टिसिपेशन के। अच्छा याद रखिए, मैंने बोला ये क्विज है लाइव क्विज। इसका मतलब है जब तक तो ये क्लास चल रही है फिजिकली तब तक तो ये क्विज चलेगा। जैसे ही क्लास खत्म क्विज भी खत्म। सम टाइम ऐसा होता है कि जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो शाम को लेक्चर ले रहे हैं अगर, तो वो कहते हैं सर शाम को हमने क्विज में वो लिंक पे क्लिक किया या वो कोड एंटर किया तो हमें वो क्विज आया ही नहीं, वो ख़त्म हो चुका होगा उस वक्त, वो सिर्फ लाइव चलेगा। तो क्लास वालों का ये होता है। तो सर क्या फिर ये ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है? बिल्कुल ऑनलाइन वालों के लिए भी है। ऑनलाइन वालों के लिए क्या सिस्टम होगा, मैं लिंक शेयर कर दिया करूँगा ग्रुप के अंदर, ऑनलाइन के ग्रुप के अंदर भी। ये जो लेक्चर होता है ना ये तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद अवेलेबल हो जाया करता है LMS पे। यानी इस वक्त हमारी क्लास जो है ख़त्म होगी, जो शुरू हुई है तकरीबन 10:15 ख़त्म होगी, ये मेरा ख्याल है 10:20-25 पे, 10:30 बजे। तो ये लगभग 2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे के करीब ये लेक्चर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को अवेलेबल होगा। तो उनको भी चाहिए कि साथ साथ रोज़ का रोज़ लेक्चर लेते जाएँ। अगले दिन जब क्लास का स्टार्ट टाइम होगा यानी तकरीबन 10:15 बजे लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिर उसको क्लिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके मोबाइल पे उसी तरीके से ये डिस्प्ले होता जाएगा। ठीक है, शुरू में 2-3 दिन ये इस प्रैक्टिस से गुजरेंगे तो फिर इसके साथ वो एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये ऑनलाइन वालों के लिए भी ऑप्शन है और फिजिकल वालों के लिए भी। लेकिन ऑनलाइन में सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो रोज़ का रोज़ पढ़ते जाएंगे। जिन्होंने पेंडिंग लेक्चर रखे ना वो फिर इस क्विज से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। ठीक है, वो सिर्फ इतना को फ़ायदा उठा सकेंगे कि क्विज चल रहा होगा और वो देख रहे होंगे। ऐसे ज़्यादा छोटे होते थे ना तो गेम्स खेलने का शौक़ होता था, तो कुछ लोग ऐसे होते थे वो गेम्स जाते हैं ना, वो वीडियो गेम, आपको नहीं अंदाज़ा होगा, वो टोकन वाली गेम्स होती थी जो है आजकल भी होती हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो गेम्स खेल रहे होते थे और कुछ ऐसे होते हैं वो घर से पैसे नहीं मिलते थे तो जाके देख रहे होते थे हम। तो देखने में भी अच्छा लगता था, ऐसे मज़ा आता था, लेकिन जो खेलने में मज़ा वो देखने में नहीं है। तो अगर तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ चल रहे हैं तो वो खेल रहे होंगे, लेकिन अगर साथ साथ नहीं चल रहे तो वो सिर्फ देख रहे होंगे, या उनके पास मोबाइल जो है वो स्मार्टफोन नहीं है तो वो भी सिर्फ देख रहे हैं, या पैकेज नहीं है तो भी सिर्फ देख लीजिए। ठीक है, चलिए 2 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एक ग्रुप में अगर लिंक है मैंने शेयर किया है, क्लिक कीजिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है इसका मतलब आप सही जगह पे पहुंच गए। दूसरा तरीका क्या है, अगर फर्ज कीजिए आप ग्रुप में एडिट नहीं है तो क्या कीजिए, आप मोबाइल पे एक्सप्लोरर पे जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए URL menti.com, MENTI menti.com। तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा, उस बॉक्स में आपने कोड एंटर करना है। इस क्विज का कोड है
88936000 88936000। जब कोड एंटर करेंगे तो आपके सामने ये डिस्प्ले आ जाएगा। वैसे लिंक पे क्लिक करना आसान है। बहरहाल जो भी आपके पास ऑप्शन है उस तरीके से ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। जी कर लिया ज्वाइन, स्टार्ट करें। हाउ टू प्ले सुन लीजिए। आज चूंकि पहला क्विज है इसलिए इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले दो तरीके आपके पास, लिंक पे क्लिक भी कर सकते हैं और menti.com पे जाके जो कोड ऊपर शो हो रहा है इसको भी टाइप कर सकते हैं तो आप रेलिवेंट पेज पे पहुंच जाएंगे। आज के क्विज के 10 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, कभी 8 होंगे कभी 12 होंगे। आपने क्वेश्चन सामने डिस्प्ले होगा, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी, फिर ऑप्शंस। स्टेटमेंट को रीड करने के लिए आपके पास 5 सेकंड होंगे, उस 5 सेकंड के बाद ऑप्शंस भी डिस्प्ले हो जाएंगी आपकी स्क्रीन पे। आपने उनमें से करेक्ट ऑप्शन जो भी आपको लगे उसको क्लिक करना है। आपको दो चीजों के मार्क्स मिलेंगे, नंबर 1 करेक्ट आंसर के, नंबर 2 क्विक आंसर के। अगर क्लास के सारे स्टूडेंट सारे आंसर करेक्ट देते हैं तो फिर भी सिस्टम रैंकिंग करेगा, नंबरिंग करेगा किस बेस पे कि किसने जल्दी आंसर दिया। जिसने जल्दी आंसर दिए होंगे वो पहले नंबर पे आ जाएगा। तो फिर एंड पे जो हमारी क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे उनको हम अप्रिशिएट भी करेंगे और फिर उनको नॉमिनल सा प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अप्रिसिएशन ज़्यादा अच्छी लगती है, वो याद रहती है, ऐसे प्राइज भी याद रहता है। लेकिन जो कि आप अमूमी तौर पे वो प्राइस खर्च नहीं करते तो इसलिए हमने उसकी अमाउंट नॉमिनल सी रखी हुई है। चलिए जी, क्वेश्चन 1 ऑफ 10 देखिए। अगर आपसे वो आपका नाम पूछे तो आपने नाम नहीं उसको बताना, उसको अपना CRN बताना है। नाम भी बता दें, हर्ज कोई नहीं है, कहीं पे सेव नहीं हो रहा होता, लेकिन बेहतर यह है कि अपना CRN बताएं, क्योंकि एक नाम के 2 लोग हो सकते हैं, CRN नहीं होंगे। ठीक है, और एंड पे अगर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में से किसी का प्राइज आए तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करना है। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो दूसरों को भी पता चलेगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, और फिर हमारी टीम शेयर आपसे कांटेक्ट करके आपको प्राइज शेयर करेगी। जी डाटा मैनेज नहीं, ये आपका मसला है, ये डाटा मेरा मसला नहीं है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कर लें पूरे महीने के लिए, 200-250-300 में पैकेज आ जाता ना महीने वाला, नहीं आता। नहीं, आप सिर्फ ये टेस्ट के लिए पैकेज करवाइएगा ना, दूसरे उल्टे से पैकेज ना करवाइए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Karachi Textile Limited wants to raise rupees 50 million through equity financing. What should they do? इक्विटी फाइनेंसिंग के, डेट फाइनेंसिंग के जरिए नहीं, क्या करना चाहिए? कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करना चाहिए। नहीं, बॉन्ड तो डिबेंचर होते हैं, बॉन्ड तो डिबेंचर होते हैं, वो इक्विटी फाइनेंसिंग थोड़ा ही है, वो तो डेट फाइनेंसिंग है, लोन फाइनेंसिंग है। उसने कहा मैंने इक्विटी फाइनेंसिंग से पैसे इकट्ठे करने हैं, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड वाली ऑप्शन गलत है। ये फाइनेंसिंग तो है लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं है। सेल कंपनी शेयर्स, हाँ शेयर्स इक्विटी फाइनेंसिंग है, सेल शेयर्स कह ले या इशू शेयर्स कह ले। ठीक है, टेक ए बैंक लोन, नहीं, ये जो बैंक लोन है ये भी इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं है, ये तो डेट फाइनेंसिंग है। शाबाश। रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में से आप पैसे रेज नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, वो तो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, रिटेन्ड एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट पिछले सालों का। अच्छा मुझे बताइए, अगर यहां पे एक ऑप्शन लिखी होती बोनस इशू, क्या वो ठीक होती? बोनस इशू की नहीं, बोनस इशू ऑफ शेयर्स, ये इक्विटी नहीं होती क्या? इक्विटी होती है, लेकिन इसमें फाइनेंसिंग कोई नहीं आती, पैसा कोई नहीं मिलता। अच्छा अगर राइट इशू ऑफ शेयर्स होती ऑप्शन, वो हो सकते थे। शाबाश। चलिए ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 ये रहा आपके सामने।
लाहौर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट इशू शेयर्स, कंपनी प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करते। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर कैन अर्न? कौन से टाइप्स ऑफ? इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन। क्यों इंटरेस्ट नहीं मिलता शेयर्स पे? अच्छा, इंटरेस्ट तो बॉन्ड्स में मिलता है, शेयर्स पे तो इंटरेस्ट नहीं मिलता। कैपिटल गेन होता है, इंटरेस्ट नहीं होता। कैपिटल गेन क्या होता है? बेचने पे जो फायदा होता है, एंड ऑफ लाइफ पे जब आप कोई चीज को सेल करते हैं तो जो फायदा होता है उसे कैपिटल गेन। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड तो शेयर पे होता है और इंटरेस्ट तो बॉन्ड्स पे होता है। डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, ये करेक्ट ऑप्शन है। कैपिटल गेन एंड लोन रीपे, भाई लोन कहां से? शेयर्स में लोन कैसे आ गया? ये लोन वाला कौन है? शेयर्स में लोन कैसे आ गया? शेयर्स में थोड़ी लोन की पेड़ पे, शेयर्स लोन तो नहीं होते। क्या होते हैं कोई लोन? लोन नहीं होते। लोन लोन है, शेयर शेयर है। चाहे प्रेफरेंस शेयर क्यों ना हो, शेयर तो शेयर्स है, शेयर तो शेयर है। चाहे ऑर्डिनरी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस, लिख लें, शाबाश, क्या बात याद आ गई पुरानी। शेयर्स तो शेयर्स होते हैं, लिख ले, शेयर्स तो शेयर्स होते हैं, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे प्रेफरेंस। तो भाई लोन रीपेमेंट तो हो ही नहीं सकती। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, राइट इशू। राइट इशू आपको पता है उसमें क्या लिखा होता है? फिर राइट इशू में 2 for 5, 1 for 3, 7 for 10। तो इस 2 for 5 का मतलब क्या है? कि जिसके पास 5 शेयर्स हैं वो 2 खरीद सकता है। तो जिसके पास 300 शेयर्स हैं वो कितने खरीद सकता है? कम ही खरीदेगा, जाहिर है। 300 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब ये हुआ कितना आ गया? 60 मल्टीप्लाइड बाय 2, 120। क्लियर? ये कैलकुलेशन कर लिया आपने? शाबाश, ज्यादा स्टूडेंट्स ने कैलकुलेशन कर ली है। 300 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 नहीं, जिन्होंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया इसका मतलब है उन्हें अंडरस्टैंडिंग है। 2 for 5 का मतलब है ये नहीं है कि जिनके पास 2 हैं उनको 5 मिलेंगे, नहीं, बल्कि 2 for 5 का मतलब क्या है? जिसके पास 5 है उनको 2 शेयर्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। पेशावर स्टील इश्यूज प्रेफरेंस शेयर विद ए फिक्स्ड डिविडेंड ऑफ 6%। प्रेफरेंस पे होता ही फिक्स्ड है। हाउ डज दिस डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी शेयर? कैसे फर्क है? हायर वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर के हायर वोटिंग राइट्स होते हैं ना, इसको तो होते ही नहीं है। वेरिएबल डिविडेंड, क्या प्रेफरेंस शेयर्स का वेरिएबल डिविडेंड है? फिक्स्ड, उसने खुद लिखा हुआ है। ये प्रेफरेंस शेयर के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है कि प्रेफरेंस शेयर कैसे डिफरेंट है ऑर्डिनरी शेयर से। ये सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग में मसला है। इन्होंने शायद ये समझा है कि वो पूछ रहा है प्रेफरेंस का फिक्स होता है तो इस हिसाब से ऑर्डिनरी का क्या होगा? ऑर्डिनरी का वेरिएबल होगा। ये नहीं पूछा, उसने पूछा ये कैसे डिफरेंट है। फिक्स्ड डिविडेंड ये 6% पे है, कैसे डिफरेंट है ऑर्डिनरी शेयर से? तो प्रेफरेंस शेयर को सामने रख के बताना है, ऑर्डिनरी शेयर को सामने रख के नहीं बताना। प्रेफरेंस शेयर को सामने के कैसे डिफरेंट है? प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन, इसकी लिक्विडेशन की प्रायोरिटी है, यानी जिसका जिक्र हो रहा है उसी की खसूसियत बतानी है। ये ऑर्डिनरी शेयर की खसूसियत है, ये प्रेफरेंस शेयर की खसूसियत है। किसकी पूछ रहा है? तो प्रेफरेंस शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना था, जल्दी में वो कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ये रहा आपके सामने।
कोयटा वेंचर्स ऑप्ट्स फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट टू रेज फंड्स। प्राइवेट प्लेसमेंट याद है ना? अखबार में इश्तिहार देना है ना? अखबार में इश्तिहार नहीं देते इसमें, और स्टॉक एक्सचेंज में जाके इशू करते हैं। हमें क्या इंडिविजुअल्स को पर्सनली फेस टू फेस मीटिंग करके 1-to-1। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ दिस मेथड? हाई मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग तो करनी ही नहीं पड़ती। क्विकर एंड चीपर, यस, जल्दी फाइनेंस अरेंज हो सकता है, जैसे पर्सनल प्राइवेट पार्टी से के पास। पब्लिक ट्रेडिंग नहीं, पब्लिक ट्रेडिंग इन्वॉल्व नहीं होती, प्राइवेट नाम, इसीलिए तो नाम प्राइवेट पड़ा है, क्योंकि पब्लिक नहीं इन्वॉल्व होती। इंक्रीज डिस्क्लोजर नहीं, इंक्रीज डिस्क्लोजर तो पब्लिक इशू में देने पड़ते हैं जब आप प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं तो सारी चीजें डिस्क्लोज करना पड़ती है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में डिस्क्लोजर्स नहीं होते। करेक्ट ऑप्शन फिर क्या हुई, क्या फायदा हुआ? क्विकर एंड चीपर। तो आप एग्री करते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक इशू से क्विकर मेथड भी है और चीपर मेथड भी है, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट या दूसरी लीगल कॉस्ट होती है ब्रोकर वगैरह की, बैंकर्स की, वो इन्वॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6। वो सब ने हैदराबाद मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड्स टू गो पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। सबका ठीक, शाबाश। व्हाट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अच्छा बताइए, आईपीओ में कंपनी के लिए सबसे बड़ा फैसला क्या होता है? शेयर की प्राइस डिसाइड करना जिस पे इश्यू करते हैं, वो रीजनेबल होनी चाहिए। अगर वो एक रीजनेबल प्राइस से गलती से ज्यादा हायर प्राइस डिसाइड कर दी जाती है, फिर क्या होगा? लोग खरीदेंगे नहीं शेयर, पैसा इशू नहीं, इकट्ठा नहीं हो पाएगा। और अगर कम रख दी जाए तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगी, ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे और कंपनी को पैसा भी, यानी कंपनी ज्यादा प्राइस पे इशू कर सकती थी लेकिन अब उसको कम पे इशू करने पड़े। इसीलिए इस प्राइस का रीजनेबल होना जरूरी है। और रीजनेबल होने के लिए फिर कंपनी क्या करती है? कोई स्टॉक एक्सचेंज में जो एक्सपर्ट बैठा होता है ना, ब्रोकर, उससे मशवरा करती है, कंसल्टेंसी लेती है उससे कि आप बैठ के हमारे साथ बताइए रीजनेबल प्राइस क्या होनी चाहिए हमारे शेयर्स की। और फिर मार्केट सेंटीमेंट्स को देखते हुए ब्रोकर, इन्वेस्टर्स का ट्रेंड क्या है, आजकल क्या चल रहा है, उसको सामने रखते हुए कंपनी को मशवरा देता है। तो ये आईपीओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ये रहा। अच्छा, ये कंसेप्ट कल क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने घर जाके पढ़ा है उन्होंने ठीक कर लिया। फैसलाबाद इश्यूज बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का मतलब क्या है? शेयर्स इशू किए जाएंगे, पैसे नहीं लिए जाएंगे शेयर होल्डर से टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। व्हाट डज द कंपनी डू टू इशू दीज शेयर्स? अब शेयर्स फ्री में देने हैं तो इसके लिए क्या पैसे अरेंज करने की जरूरत है? जब शेयर्स फ्री में देने, कहीं से लोन लेने की जरूरत है, तो फिर शेयर्स फ्री में कैसे इशू किए जाते हैं? हाँ जी, जो ऑलरेडी रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व्स, उनको इस्तेमाल करते हुए शेयर इशू किए जाते हैं। शेयर इशू कैसे किए जाते हैं? ऑलरेडी जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं उनको यूज करते हुए। अच्छा, एक एंट्री मैं आपको बताता हूं, एक एंट्री आपने बतानी है। राइट इशू होना तो इसकी एंट्री होती है कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब जरा बोनस इशू की एंट्री बताइए आप, क्या होगी? हाँ, रिजर्व्स डेबिट कैपिटल क्रेडिट। फर्क समझ आ रहा है? पहले एंट्री थी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, अब क्या है? रिजर्व डेबिट कैपिटल। ये जो रिजर्व डेबिट कैपिटल क्रेडिट एंट्री करना है ना, इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्या नाम है? कैपिटलाइजेशन ऑफ। ये टर्म्स आपने ना सिर्फ याद करनी है बल्कि इनको अपनी कन्वर्सेशन में यूज भी करना है।
यूज भी करना है, आम बोलचाल में इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, फिर उसके बाद राइट इशू, फिर उसके बाद आईपीओ, ठीक है। कोशिश करना है बहाने से ये टर्म जितना ज्यादा आपकी जिंदगी में आएंगी आपके लिए इनको इस्तेमाल करना उतना, क्योंकि जब आप मैनेजेरियल वाले पोर्शन में भी केस स्टडी सॉल्व कर रहे होंगे ना, इस तरह की टर्म्स का इस्तेमाल हो गया ना, ओहो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा, वो कहेगा ये टेक्निकली कितना स्ट्रांग पर्सन है, इसने इशू ऑफ फर्दर शेयर नहीं लिखा, इसने लिखा है राइट इशू। हालांकि कंसेप्ट एक ही है, लेकिन जो राइट इशू लफ्ज लिखेगा एग्जामिनर एक दफा इंप्रेस हो जाएगा। तो कोशिश करना है ये जो टर्म्स होते हैं ना टेक्निकल, इनको आप अपनी रूटीन की लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में ऐड करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ये रहा जी। Protein dividend. Salcott Garments offer preference share. Which rights do preference shares have over ordinary share? कौन से राइट्स हैं? Priority dividend. ठीक। Preemptive rights तो दोनों के लिए है ना, वो तो दोनों के लिए, वो भी शेयर है वो भी शेयर है, जो भी शेयर है उसको प्रेम्पटिव राइट्स मिलेगा, प्रेफर्ड राइट नहीं है। प्रेफर्ड किसका है? और वोटिंग राइट तो होता ही नहीं है प्रेफरेंस शेयर, ये तो डाउन है बल्कि राइट। तो प्रायोरिटी कौन सा है? प्रायोरिटी डिविडेंड पेमेंट। और कौन सा प्रायोरिटी राइट है? लिक्विडेशन के वक्त जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिमेनिंग पैसों की, तो पहले प्रेफरेंस शेयर को फिर ऑर्डिनरी शेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन 9। ये रहा क्वेश्चन 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Multan Tech uses private placement to issue shares. What is the disadvantage of this method? Private placement का हाई फ्लोटेशन कास्ट होती है ना भाई, फ्लोट करना ही नहीं मार्केट में, फ्लोटेशन कास्ट। लिमिटेड टू इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, हाँ हो सकता है कुछ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ना, जो कॉरपोरेट जायंट्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो ही सारी इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर वो हमारा कंट्रोल आ जाएगा। तो खुद बताइए, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे छोटे बहुत ज्यादा इन्वेस्टर बेहतर हैं कि बड़े बड़े एक दो इन्वेस्टर? छोटे छोटे बहुत ज्यादा, ठीक है। अब वो हमें फोर्स नहीं कर सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते, और अगर पैसे मांग तंग करें और ये पैसे बजाओ भाई, इन्वेस्टर बड़े तुम्हारे जैसे, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा लिमिटेड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो फिर कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट ये रहा आपके सामने। Gwadar industry decided to increase its capital without raising new funds or taking loans. कैपिटल को इंक्रीज करना है विदाउट रेजिंग न्यू फंड्स। राइट इश्यू में तो फर्क हमने पढ़ा था, राइट इश्यू करेंगे तो फंड्स इंक्रीज होंगे, फंड्स आएंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कैपिटल तो इंक्रीज हो, फंड्स यानी पैसे यानी कैश इंक्रीज ना हो? बोनस इश्यू कर दें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बोनस इश्यू। प्राइवेट प्लेसमेंट में भी शेयर फंड्स तो इंक्रीज होंगे, प्राइवेटली प्लेस करें तो पैसे तो फिर भी आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई सी, बोनस इश्यू।
चलिए अब आते हैं रिजल्ट टॉपर्स के साथ। भैया प्राइज लेके आए हैं, शाबाश। चलिए हमारी क्लास के टॉपर्स ये रहे आपके सामने। अच्छा आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपका रिजल्ट या नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन किन की है, शाबाश, दीजिए भाई को प्राइज। सेकंड पोजीशन किन की है, शाबाश। थर्ड पोजीशन, शाबाश। फोर्थ पोजीशन, शाबाश। फिफ्थ पोजीशन, शाबाश। सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ, नाइन्थ, शाबाश। टेंथ और टॉप 5 को देनी थी। चले कोई बात नहीं, एप्रिसिएशन के लिए फर्स्ट टाइम है ना, तो एप्रिशिएट, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो कल आपने ज़्यादा प्रिपरेशन करके आना है। क्विज होता है हमारा क्लोज। फिर इसके बाद चलते हैं हम अब लेक्चर की तरफ। अच्छा कल होम असाइनमेंट, कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट किया? चेक होगी असाइनमेंट आपकी? हाँ, ये चेक रोज करवाते जाना है, ताकि एंड पे जो स्टूडेंट रेगुलरली असाइनमेंट करते रहे उनको भी प्राइज मिले, उनको भी इनाम मिले, ठीक है। चलिए अब ये जल्दी छोटे छोटे एमसीक्यू। क्या हमारे एमएफए के पेपर में एमसीक्यूज आएंगे? बिल्कुल आएंगे, लेकिन इतने आसान नहीं होंगे। कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल भी होंगे, ठीक है। तो बहरहाल इन एमसीक्यूज का जो बुक में है ना, इनका मकसद है कंसेप्ट टेस्ट करना, कंसेप्ट चैलेंज करना नहीं। चैलेंजिंग वाले एमसीक्यूज हम बाद में करेंगे। पहले, विच टाइप ऑफ शेयर होल्डर रिसीव ए फिक्स्ड डिविडेंड रेट? प्रेफरेंस है, करेक्ट। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ रिटर्न अर्न्ड बाय शेयर होल्डर? ये तो अभी पढ़ा हमने, डिविडेंड एंड चेंज शेयर प्राइस। विच मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फाइनेंसिंग? आईपीओ, ये जो जनरल पब्लिक को होती है, इसमें ज्यादा पैसे इकट्ठे होते हैं। राइट इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूरे का पूरा शेयर कैपिटल इशू हो रहा है, इसमें ज्यादा पैसे। बोनस इशू में पैसे आते ही नहीं है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल ऑप्शन है अमूमी तौर पे। वैसे ये केस टू केस वेरी करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ी कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट कर नहीं सकती, कर सकती है, लेकिन नॉर्मली जनरली प्राइवेट प्लेसमेंट स्मॉल कंपनीज के लिए सूटेबल है, क्योंकि एक तो क्विकर है, चीपर है, बहुत ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स भी फॉलो नहीं करनी पड़ती। तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए वो वाली ऑप्शन बेहतर होती है जिसमें ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स ना हो, जो ज्यादा लेंथी प्रोसेस ना हो, सिंपल हो। व्हाट डज AIM स्टैंड फॉर? AIM का मतलब क्या है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लफ्ज अल्टरनेटिव बता रहा है कि ये कोई दूसरी नंबर वाली है। तो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट मार्केट कौन सी है? स्टॉक एक्सचेंज। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट भी किसी हद तक समझ लीजिए इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनके मुताबिक ये गवर्न की जाती है, ठीक है। लेकिन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट से भी आप फंड्स उठा सकते हैं। समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, समझाने के लिए। फर्ज कीजिए अगर आपने फ्रेश नोट्स लेने हों तो आप क्या करेंगे? ईद करीब है, फ्रेश नोट्स चाहिए, स्टेट बैंक चले जाएंगे। आप कहेंगे मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मुझे फ्रेश नोट्स चाहिए, ये लीजिए मुझे 100 के फ्रेश नोट्स दे दें। वो कहेंगे अगर उनके पास नोट्स हुए तो आपको नोट्स फ्रेश नोट्स दे देंगे, ठीक है। नहीं होंगे तो कहेंगे भाग जाओ भाई, हम खुद ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास नहीं है। फिर आप जब बाहर आएंगे तो वहां पे थर्डे पे कुछ लोग बैठे होते हैं नोट्स लेके। वो कहते हैं सर नोट्स चाहिए, आइए, बस थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। ये जो थर्डे वाले लोग बैठे होते हैं, ये है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट। एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ। तो इसलिए बाज़ औक़ात अगर आपने पैसे इकट्ठे करने हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में अगर फर्ज कीजिए किसी वजह से नहीं इशू कर सकते, तो सम टाइम अल्टरनेट मार्केट, मिनी मार्केट, उसके करीब ही कुछ बड़े लोग इन्वेस्टर का थड़ा लगा के बैठे होते हैं। कहते हैं हम भी, लेकिन हमारी कुछ शरायत डिफरेंट होगी। वो जाहिर है थोड़ा अपना कमीशन वगैरह हायर करते हैं। तो ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट का कंसेप्ट समझ आ गया। ये अमूमी तौर पे जो मेन मार्केट के साथ ही अटैच मार्केट होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड इज कैश नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी? ये भी कोई पूछने की बात है। बोनस इशू। स्टेट 2 फीचर्स ऑफ शेयर। ये मेरा भाई बताएगा 2 फीचर्स ऑफ शेयर, और कोई नहीं बोलेगा, फटाफट बताते जाए। फीचर्स बताएं शेयर में, ऐसी क्या खास?
कॉस्ट ऑफ शेयर्स हाई है कॉस्ट ऑफ डेट से, बिल्कुल ठीक है। क्यों, रीजन क्या है इसकी? शाबाश, क्योंकि जो डिविडेंड है वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है और इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है। दूसरा फीचर क्या है शेयर्स का? शेयर्स का फीचर दूसरा कॉस्ट ऑफ इशुएंस, ये हो गया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इशुएंस, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये भी क्या होती है? हाई होती है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन इशुएंस कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट। इशुएंस कॉस्ट ऑफ इक्विटी में और डेट में क्या फर्क है? इक्विटी की ज्यादा है, शेयर्स इशू करना ज्यादा मुश्किल है डेट की निस्बत। डेट में सीधा बैंक के पास गए, फोन करके दो उसने फॉर्म दिया, ले आए वापस, अगले दिन फॉर्म फिल करके दिया, 2-3 दिन के बाद रोल होकर लोन मिल गया। शेयर इशू करने में वो पता नहीं, कभी कमीशन के पास जाना पड़ता है, कभी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ता है, कभी रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, कभी ब्रोकर के पास, कभी बैंकर के, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर प्रोसेस भी लेंथी है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट। हाँ, ऐसी कंपनीज या बिजनेस जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूज कर दे कि आप हाँ यहाँ पे शेयर्स लिस्ट नहीं हो सकते, आपके ट्रेडिंग नहीं हो सकते, उनके लिए फाइनेंस अरेंज करने की ऑप्शन होती है, जिसे कहते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट। प्राइमरी पर्पस इसका यही है, फाइनेंस अरेंज करना, पैसे अरेंज करना किसी कंपनी के लिए, लेकिन ये अमूमी तौर पे स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल होता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट 2 for 5 राइट इशू। ये मेरा भाई बताएगा, इसको छोड़े 2 for 5, 7 for 10 राइट इशू, इसको एक्सप्लेन करें। 7 शेयर मिलेंगे फॉर एवरी 10। अच्छा चला सुन, आई क्या मुझे क्वेश्चन याद आ गया। कंपनी ने 7 for 10 राइट इशू किया, ऑलरेडी कंपनी का शेयर कैपिटल है 10 मिलियन। इश्यूएंस के बाद कितना शेयर कैपिटल होगा? 17 मिलियन। शाबाश, ठीक है। इश्यूएंस से पहले 10 है, 7 for 10, इसका मतलब जिसके पास 10 है और 7 शेयर मिलेंगे। ये तो मैंने कंसेप्ट टेस्ट करना था, इसलिए फिगर्स जो है सिंपल रखी। आई कैप फिगर्स को भी कम्प्लेक्स करेगा, तो मैनेज कर लेंगे। हमने कौन सा खुद से करना है, हम तो कैलकुलेटर से करना है सारा। ठीक है, कैलकुलेटर है ना हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंपनी ए इज कंसीडरिंग एन आईपीओ समझ रहे हैं क्या है? टू रेज फंड्स फॉर इट्स एक्सपेंशन प्लान्स, आउटलाइन द स्टेप्स दे नीड टू टेक फॉर द आईपीओ प्रोसेस एंड डिस्कस रोल्स ऑफ वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व्ड सच एज इशूइंग हाउस। आईपीओ का प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में जाके क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ऑफर प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी, किसके साथ मिलके? ब्रोकर के साथ मिलके, फिर स्टॉक एक्सचेंज में इशू करना पड़ेगा। हाँ, बाज़ बात ऐसा होता है ब्रोकर के ताल्लुकात अच्छे होना, ब्रोकर कहता है सर एक ही बड़ी पार्टी मेरे पास है, वो कोई बैंकर होगा, बड़ा बैंक होगा, वो कहता है बजाय ये कि स्टॉक एक्सचेंज में जाके वो आप इशू करें, एक बड़ी पार्टी है उसके साथ बैठ के टेबल पे एक ही दिन में सारी डील निपटाते हैं। तो वो कौन सी होती है? वो डिस्काउंट हाउस कह सकते हैं उसको, नॉर्मली से कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर। लेकिन जहन में रखना, आपने ब्रोकर की बातों में फौरी तौर पे नहीं आ जाना, अपना हिसाब किताब लगाना है। क्यों? हाँ, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट होने का खतरा है, तो फिर उसका कंट्रोल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Firm B needs a small amount of financing for a new project. Discuss pros and cons of opting for private placement. प्राइवेट प्लेसमेंट का एक फायदा बता दे, एक नुकसान बता दे सिर्फ, ताकि पता क्विकर एंड चीपर है। नुकसान क्या है? कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, लिमिटेड डिस्क्लोजर फायदा है कि नुकसान है? फायदा। ये यहाँ पे क्या है? फायदा है, क्योंकि हमें डिस्क्लोजर्स नहीं देने पड़ेंगे। शाबाश, पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ेगी। इस जो जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं ना, इसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, लेकिन ये 1-2 लोग होंगे, जनरल पब्लिक थोड़ा ही होगी। 12. Firm D is considering either a right issue or bonus issue. Assess the impact on the firm's balance sheet for both options. राइट इशू में क्या होगा?
लाइबिलिटीज भी बढ़ेंगी, लाइबिलिटी साइड भी, एसेट साइड भी बढ़ेगी। और बोनस इशू में क्या होगा, लाइबिलिटीज का टोटल भी वही, एसेट्स का टोटल भी वही। क्यों? क्योंकि रिजर्व्स से उठ के पैसा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिजर्व कैपिटल रिजर्व होंगे, कैपिटल रिजर्व होंगे। जैसे शेयर प्रीमियम, शाबाश, अच्छी एग्जांपल दी है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं डेट। शेयर्स के बारे में समझ गए आप, शेयर की टाइप्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। अब आते हैं डेट। अच्छा, डेट चूंकि लेंथी है, एक लेक्चर में नहीं होगा, तो जितना आप इजीली एब्जॉर्ब कर सकें उतना मुझे बता दीजिएगा। जहां पे आप कहेंगे सर बस वहां पे मैं देख लूंगा, रीजनेबल पॉइंट हुआ तो बस कर दूंगा। नहीं, अब इसीलिए मैंने कहा ना रीजनेबल पॉइंट होगा, ऐसे थोड़ी है तो चलते ही खत्म हो जाए। डेट मीन्स बोरोइंग मनी इन एक्सचेंज फॉर इंटरेस्ट। एग्री करते हैं डेफिनेशन से? सिंपल सी डेफिनेशन है, मनी बोरो करना जो आपको वापस करनी ही करनी है। लोन लिया हो ना किसी से, वो वापस करना ही करना। अगर किसी को शेयर इशू किया है ना, इक्विटी इशू किया है और कंपनी को नुकसान हो गया, वो पैसे लेने आया है, आप उसे कहोगे नो सर कोई पैसा नहीं है, नुकसान हो गया, भागे। उसमें पैसे वापस करना लाजमी नहीं। लेकिन अगर डेट लिया है, नुकसान हो गया है, तो इंटरेस्ट भी देना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी देने हैं। कह रहा डेट में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये तो काउंटिंग में ही आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है। अच्छा, अब आगे चल के कंसेप्ट सिखाएगा किस वक्त कौन सा सूटेबल है। टाइप्स आपको बिला वजह नहीं बता रहा चीजों की, टाइप्स इस वजह से बता रहा है ताकि हालातों वाकयात का जायजा लेके बता सके कि इन हालात में ये वाली टाइप बेहतर है। अब सुने, आपने मुझे बताया कौन सा लोन लो। मशीनरी मेरी जो है ना वो सही नहीं चल रही, बार बार रिपेयर करवाना पड़ती है, माल ख़राब कर देती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। ऐसा करते हैं इस मशीन को बेच के नई मशीन लेके आते हैं। ये मशीन 2 मिलियन में बिकेगी, नई मशीन 10 मिलियन की, 8 मिलियन मजीद चाहिए, 8 मिलियन मजीद चाहिए। लोन मैं ले तो लूँ, लोन मुझे सस्ता पड़ेगा, तो मैंने शेयर इशू नहीं करने, लोन लेना है। कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है ना। अब ये मैं सोच रहा हूँ लोन मैंने कम लेना है तो ठीक है, हाँ लोन लेते हैं क्योंकि इसके कॉस्ट कम है। अब अगला फैसला मैं शॉर्ट टर्म लोन लूँ कि लॉन्ग टर्म, फैसला करें। क्यों? याद रखें लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन। मैं 5 साल का लोन लूँगा, मैं कहूँगा जैसे जैसे मेरी मशीनरी बढ़ती जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, वहाँ से जो पैसे आएंगे पे करता जाऊँगा। और अगर फर्ज कीजिए मैंने सीजन आने वाला है आगे, 3 महीने माल खूब बिकेगा, सर्दी आ रही है और मैंने रॉ मटेरियल ज्यादा बाय करना है, पैसे नहीं है, अब कौन सा खरीदूं? शॉर्ट टर्म। क्यों? शॉर्ट टर्म फौरी तौर पे खरीदेंगे, जैसे ही सीजन खत्म होगा वापस कर देंगे। प्रैक्टिकल डिसीजन चलें। कॉलेज के लिए फर्ज कीजिए सोलर सिस्टम हमने इंस्टॉल करना है, पैसे कोई नहीं है लेकिन सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है। शेयर इशू नहीं कर सकते, इक्विटी किसी को इशू करेंगे वो कंट्रोल बना लेगा अपना, वो फिर आके कहेगा अब मैं भी ओनर हूँ, फीसें ज़्यादा करें, ये इस प्राइवेट स्कूल कॉलेज की फ़ीस इतनी है, इसकी इतनी है, आप ज़्यादा पढ़ा के भी ये फीसें कह सकता है ना बाहर का बंदा। वो इन्वेस्टर को तो सिर्फ प्रॉफिट से गर्ज होता है, स्टूडेंट से तो कोई गर्ज नहीं होगा। कोई टीचर अगर होगा ना कॉलेज में पॉलिसी में, तो वो कम अज़ कम और कुछ ना सही थोड़ा बहुत स्टूडेंट का ध्यान रखेगा। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, बाहर का इन्वेस्टर हो तो सिर्फ फाइनेंस देखेगा, तो उधर नहीं जा सकते। लोन एक ऑप्शन है। अब मुझे ये बताइए कि लाइफ जो है सोलर पैनल की फर्ज कीजिए 10 साल है, तो बैंक से लोन लेना है, फर्ज करें तो शॉर्ट टर्म लेना चाहिए कि लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म क्यों लेना चाहिए? क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतने पैसे तो है नहीं, होते तो खुद ही बाय ना करते, तो अगले 1 साल में भी इतने पैसे आने की तवक्का नहीं है कि वो पूरा सोलर प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंस हो सके। तो क्या करेंगे? बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या है? सोलर इंस्टॉल कीजिए, बिजली का बिल आ जाएगा 0 और जितना हर महीने बिजली का बिल है उतनी किस्त देते रहेंगे, 5-6 साल में उतर जाएगा। क्या ये अच्छी फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी है? बिल्कुल। तो इसीलिए याद रखें, जैसी नीड वैसी फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म नीड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म नीड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ठीक है, ऐसे आपने डिसीजन करने, आपको डिफरेंट सिचुएशन देके पूछ सकता है बताओ इसमें कौन सी फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी
सूटेबल है। फिर कह रहा है डेट में भी शॉर्ट टर्म, डेट में भी लॉन्ग टर्म। कुछ समझ आई? फिर क्या कह रहे हैं अगली बात? कह रहे हैं अगली बात गौर से सुनो, डेट में भी रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इसको स्टैटिक मार्क करें। और आपको पता है मैं स्टैटिक मार्क क्यों करवाता हूं? क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में कंसेप्ट यूज होना है। रिडीमेबल क्या होता है, इरिडीमेबल क्या होता है? रिडीमेबल जो रिटर्नेबल हो, इरिडीमेबल जो रिटर्नेबल ना हो। किसको भला? कंपनी को। अगर कंपनी ने कोई शेयर या बॉन्ड इशू किए हैं और ये कहा है 3 साल बाद वापस आके ये शेयर या बॉन्ड मुझे दे देना और मेरे से इतने पैसे ले लेना, तो ये शेयर या बॉन्ड क्या है? रिडीमेबल। और अगर कंपनी ने कहा है ए भाई एक दफा शेयर या बॉन्ड मैंने इशू कर दिए ना, तो फिर आप मुझे वापस नहीं कर सकते सारी उम्र, वो हमेशा के लिए आपके हो गए, कंपनी को वापस नहीं। ये क्या होते हैं? इरिडीमेबल। लेकिन ये नहीं समझना कि इरिडीमेबल में इन्वेस्टर फंस जाता है। वो कंपनी को वापस नहीं कर सकता, आगे किसी को सेल कर सकता है, आगे किसी को सेल कर सकता है। बहरिया टाउन में प्लाट लें ना आप, और उसके बाद साल बाद वो बहरिया टाउन वालों को कहें नहीं पसंद नहीं, आप वापस ले लेंगे, हम नहीं वापस लेते, हमने तो फिर क्या तरीकाकार होता भला? वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इरिडीमेबल है। ये रिडीमेबल या इरिडीमेबल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर आगे किसी को सेल करना चाहे तो कर सकता है। क्लियर? कोई जरा कंसेप्ट भैया, प्राइस है, प्राइस हाँ शाबाश। कोई कंसेप्ट को लिंक करे इसे QM के क्वांटिटेटिव मेथड, मैथ के किसी कंसेप्ट के साथ लिंक कर सकते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल को। रिडीमेबल और रिडीमेबल को QM के किसी कंसेप्ट के साथ। नेट प्रेजेंट वैल्यू वो तो दोनों की कैलकुलेट हो सकती है। दोनों में होगा। सुन लें प्रेजेंट वैल्यू किसी हद तक पहुंचता है। शाबाश शाबाश, दीजिए प्राइस इनको। परपेचुटी और एन्युटी। अगर आपने सुन लें, याद कर लें, लिख लें, अगर आपने रिडीमेबल सिक्योरिटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी? रिडीमेबल की। बहुत अहम $1,000,000 कंसेप्ट है, चैप्टर 11 में यूज होगा। रिडीमेबल बॉन्ड की या सिक्योरिटी की, प्रेफरेंस शेयर की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यूज एन्युटी फार्मूला। और अगर इरिडीमेबल की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यूज परपेचुइटी फार्मूला। नहीं समझ आई बात की? है टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल, आगे लिख ले यूज एन्युटी। दूसरा पॉइंट, टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल, आगे लिख लें यूज परपेचुइटी फार्मूला। परपेचुइटी फार्मूला। अब एन्युटी फार्मूला, परपेचुइटी फार्मूला भूल गए होंगे आप, पक्का? कोई नहीं, अभी 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 आ जाता है, फ्रेश हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ डेट। ठीक है कि हमें ये चॉइस करनी है कि डेट की डिफरेंट टाइप है ना, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, रिडीमेबल भी है, इरिडीमेबल भी है। कौन से वाला सेलेक्ट करें? शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म है तो रिडीमेबल के इरिडीमेबल। ठीक है। अच्छा देखिए, एग्जाम में गौर से आपने पढ़ना है कि वो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ डेट पूछ रहा है या चॉइस ऑफ शेयर पूछ रहा है या चॉइस ऑफ डेट या शेयर पूछ रहा है। अगर सिर्फ चॉइस ऑफ डेट पूछ रहा है तो आपने डेट के अंदर जितनी ऑप्शन है ना उनमें से रिकमेंड करना है। अगर चॉइस ऑफ शेयर पूछ रहा है या चॉइस ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, तो फिर शेयर्स की जितनी टाइप्स हैं उनके अंदर रह के प्रेफरेंस के ऑर्डिनरी। भाई बात समझ आ रही है? और अगर कह रहा है कि बताओ डेट सेलेक्ट करें या इक्विटी शेयर, तो फिर इन दोनों में से, यानी क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ए और बी में से चॉइस करनी है, बी और सी में से, कि सब में से।
कह रहा है ये डेट को अंडरलाइन करें कि डेट को सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन से वाला। कह रहा है बहुत से टाइप्स ऑफ डेट हैं। फैक्टर, पहला फैक्टर जो आपने जहन में रखना है लोन लेने से पहले, अवेलेबिलिटी। कहता है सम ऑप्शन आर अवेलेबल टू सम कंपनीज, दूसरी नहीं। जैसे पब्लिक इशू वाली ऑप्शन जो है ना, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है। लिस्टेड कंपनी के पास दोनों ऑप्शंस हैं, पब्लिक इशू भी, प्राइवेट भी, जबकि अनलिस्टेड के लिए ये ना हो आप सारी कैलकुलेशन कर लें पब्लिक इशू की, बाद में पता चले हमारी कंपनी ही अनलिस्टेड है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, तो वो नहीं करना, पहले ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या है? इफ लोन इज ऑब्टेन टू फाइनेंस ए प्रोजेक्ट, इट्स रीपेमेंट शुड मैच द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। वही सोलर पैनल वाली एग्जांपल, कि अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए लोन ले रहे हैं तो आपने लोन का पीरियड और प्रोजेक्ट की लाइफ इसको मैच करना है, ताकि जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है उससे जो पैसे आ रहे हैं लोन की रीपेमेंट करते जाए। ये तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो हमारा चैप्टर 16 है उसमें भी कंसेप्ट आएगा, कहेगा 5 साल के लिए प्रोजेक्ट लगाया और साथ ही लोन लिया। ठीक है, अब लोन लिया, आज लिया लोन, रीपे कब करना है? 5 साल बाद। ठीक है जी। तो एग्री करते हैं आप इस बात से कि प्रोजेक्ट की लाइफ और लोन की लाइफ मैच होनी चाहिए, आइडियली या क्लोज होनी चाहिए, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं भी हो सकते। फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट, ये तो फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया। 2 तरह के रेट ऑफर किए जाते हैं आपको, फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट। आप बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, बैंक से कहा 5 साल के लिए लोन चाहिए, बैंक ने कहा बिल्कुल दूंगा। आपने पूछा बोरोइंग रेट क्या है, बोरोइंग रेट क्या है, यानी जब मैं बोरो करूंगा तो क्या रेट होगा। उसे कहा सर 2 ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिक्स रेट चाहते हैं कि फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मीन जो चेंज होता रहे, फ्लोट होता रहे। फ्लोट होता है ना, जैसे समंदर की लहरें होती है ना, फ्लोट, उसके ऊपर कोई लकड़ी वगैरह हो, फ्लोट कर रहे होते, कैसे लहरों के साथ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी। जमीन पे रखें तो वो फिक्स होता है वही लकड़ी। ठीक है, पानी पे रखें फ्लोट करती है, फ्लोट मीन्स कभी ऊपर कभी नीचे कभी। तो पूछ रहा है क्या फिक्स रेट चाहिए फ्लोटिंग रेट चाहिए? हमने कहा फिक्स रेट। उसने कहा 10% सर। हमने कहा 10% पे रेट हमने इंटरेस्ट देना, उसने कहा बिल्कुल 10% पे देना होगा। हमने कहा अगर 2 हफ्ते बाद स्टेट बैंक अनाउंस करे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कम हो गया है, तो उसने कहा सर वो स्टेट बैंक 2% कम कहे या 2% ज्यादा करे, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने चुप करके 10% देते जाना, हमें रेट फिक्स्ड है। हमने कहा अच्छा, और अगर फ्लोटिंग? हमने कहा फ्लोटिंग है तो आज 10% है, 2 महीने बाद स्टेट बैंक ने कम कर दिया तो इन 2 महीनों का 10% दीजिएगा, जब रेट कम हो जाए तो फिर 8% दे दीजिएगा, और 4 महीने के बाद बढ़ के 12% हो जाए तो फिर जब तक वो 12% रहेगा उतने महीने 12%। यह है फिक्स या फ्लोटिंग। अब अगेन मार्केट में 2 तरह का इन्वेस्टर है, एक वो जो रिस्क को लाइक करता है, एक रिस्क को डिसलाइक। अक्सर रिस्क को डिसलाइक करते हैं, तो ज्यादातर इन्वेस्टर कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे? फिक्स वाली, उसमें रिस्क नहीं है, हालांकि अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, क्योंकि अगर कम हो गया रेट तो फायदा भी तो हो सकता था। लेकिन वो कहता है नहीं, हम सर्द दर से निजात चाहते हैं कि हमें ये पता हो हमने कितने पैसे अरेंज करने हैं, बिजनेस के ऊपर फोकस करें। ये कंट्री पे भी डिपेंड करता है ना कि उस कंट्री में फ्लोटिंग रेट किस हिसाब से चल रहा है। हाँ, ये कंट्री पे भी डिपेंड करता है फ्लोटिंग रेट किस हिसाब से चल रहे हैं। जैसे अगर पाकिस्तान में पिछले कुछ साल पहले की बात करें तो आपको पता है रेट धड़ाधड़ बढ़ ही रहे थे, तो उस वक्त तो बेहतर यही था कि फिक्स ऑप्शन है, लेकिन अब कम होना शुरू हो गए हैं। हाँ, अब बेहतर है फ्लोटिंग। शाबाश, हालात पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल सही एनालिसिस किया भाई। ये समझ आ गया आपको? फिक्स्ड रेट फाइनेंस इज रिस्क फ्री, ये बात नजर आई, बस समझ आई आपको? रिस्क फ्री, क्योंकि मार्केट का रेट कम हो या ज्यादा हो, जो एग्रीड रेट है आपके लोन का वही चलेगा। ये एग्जांपल ज़हन में रखनी है, ये चैप्टर 13 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में यूज होगी, फ्लोटिंग रेट फिक्स रेट का कंसेप्ट। अच्छा बताइए, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट शुरू कहाँ से होगा? कि कंपनी ने फिक्स रेट उठाया है कि फ्लोटिंग रेट? फ्लोटिंग रेट, उसी में रिस्क है ना, फिक्स में तो रिस्क है ही नहीं, तो मैनेज क्या करना है?
कि नहीं है रिस्क। आगे चलते हैं, सिक्योरिटी एंड कोवेनेंट्स। सिक्योरिटी का मतलब क्या, लोन लिया, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जमानत के तौर पे चीजें रखवानी पड़ेगी। कोवेनेंट का मतलब है लोन कंडीशन। कह रहा है बोरिंग पावर ऑफ ए कंपनी में भी लिमिटेड ड्यू टू सिक्योरिटी एंड कोवेनेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेंडर। सिक्योरिटी में भी इधर फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। अच्छा, ये कंपनी ला का कंसेप्ट इधर होना नहीं चाहिए था। फिक्स चार्ज का मतलब सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ये पक्का है, तो डिपेंड करता है भाईजान आपके पास सिक्योरिटी है कि नहीं। अगर आपके पास ज़्यादा सिक्योरिटी है, आपकी बोरिंग पावर यानी लोन ज़्यादा ले सकते हैं। कम सिक्योरिटी है, बोरिंग पावर कम है, कम लोन ले सकते हैं। ठीक, सिक्योरिटी में भी इधर फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज होता है, दोनों में जमानत के तौर पे एसेट्स रखवाए जाते हैं। फिक्स चार्ज बैंक से कहा जाता है सर ये एसेट है, अब ये आपका चार्ज है, हम इसको सेल नहीं करेंगे। फ्लोटिंग चार्ज हो सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल करके जब दूसरा एसेट खरीदेंगे चार्ज ऑटोमेटिकली उस पर हो जाएगा नए वाले एसेट पे। यानी इन शॉर्ट फ्लोटिंग चार्ज में सेल परचेज कर सकते हैं उस एसेट की जिसको गिरवी के तौर पे रिक्वाया आपने, फिक्स चार्ज में नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज नहीं है, बल्कि क्या है कि सिक्योरिटी कम है कि ज़्यादा है। कोवेनेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैंक ने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन दिया, और ये फिक्स और फ्लोटिंग रेट और फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज अलग अलग है, अलग अलग। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट फाइनेंसिंग। एडवांटेजेस एंड, बहुत ही आसान, आपने सिर्फ ये देखना है किसके पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है वो। ठीक है, किसके पर्सपेक्टिव से पूछ रहा। भाई स्टूडेंट की फीस जो है वो डबल कर दी गई है, एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? हाँ शाबाश, सही एनालिसिस किया। उसने कहा सर देखेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। स्टूडेंट के लिए डिसएडवांटेज है, लेकिन कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज है। उसीलिए जहन में रखिएगा, आपने ये ना आपके सर एक ही चीज है, कभी आप कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही फाइनेंस की, एक ही चीज को कभी आप कह रहे हैं एडवांटेज, कभी कह रहे हैं डिसएडवांटेज। तो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा, कैसे सही कह रहा हूँ? भाई वो पर्सपेक्टिव का फर्क है। कंपनी के पर्सपेक्टिव से वो कुछ और कंसेप्ट है, और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या जिसने लोन देना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है बैंक के हिसाब से, इन्वेस्टर के हिसाब से जिसने पैसे देने हैं, अच्छी बात है, उसका एडवांटेज में लिखा होगा, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज है। तो जरा क्विकली देखते हैं हम कि क्या ये क्लासिफिकेशन ठीक है। मुझे लगता है एक आधा पॉइंट गलत है, आपने वो गलत पॉइंट ढूंढना है। पहली चीज एडवांटेज, कंपनी के लिए एडवांटेज है, किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंपनी के लिए। और क्या पढ़ रहे हैं? एडवांटेज। देखें कहीं डिसएडवांटेज तो नहीं है। पहला, चीपर एज टैक्स डिडक्टेबल। डेट चीपर होता है क्योंकि टैक्स डिडक्टेबल। इसका मतलब है अगर इंटरेस्ट रेट 20% है और टैक्स रेट जो है वो 30% है, इंटरेस्ट रेट 20%, टैक्स रेट 30%, तो नेट कॉस्ट कितनी होगी? 14%। बेहतरीन, क्या कैलकुलेशन कर दिया आपने, बिल्कुल ठीक। 14 पर कम हो गई क्या नहीं हो गई? किस वजह से? टैक्स की एडजस्टमेंट की वजह से। तो ये बात ठीक है, गुड। नो वोटिंग राइट्स कंपनी के लिए एडवांटेज है। कैसे एडवांटेज है? क्योंकि जिससे लोन लेंगे ना उसको वोटिंग राइट्स, शेयर इशू करते ना शेयर, फिर वोटिंग राइट्स देने पड़ सकते थे अगर ऑर्डिनरी शेयर इशू करते तो प्रेफरेंस में। लिमिटेड पेमेंट इन हाई प्रॉफिट। लिमिटेड प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा भी हुआ ना तो पेमेंट लिमिटेड ही आई। लिमिटेड मतलब फिक्स्ड ही है, तो टिक कर लें इसको भी। लेकिन ये क्या, ये तो मैंने गलत लिख दिया सारा कुछ। इधर भी लिखा, इधर एडवांटेजेस में लिखा है लिमिटेड पेमेंट इन हाई प्रॉफिट, और इधर डिसएडवांटेज में लिखा है लिमिटेड पेमेंट इन हाई प्रॉफिट। अच्छा, वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है।
इन्वेस्टर यही होता है, जब लोन दे देता है ना, जब देखता है ना दूसरा बंदा उसी लोन से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, उसको बिला वजह दर्द होना शुरू हो जाता है। हालांकि फिक्स, अरे पैसे मेरे लगे हैं, तरक्की वो कर रहा है, नए घर, नई फैक्ट्री, नई मशीनरी, वो नई गाड़ी वो उसने ले लिया है, और मुझे सिर्फ छोटा सा इंटरेस्ट दे रहा है। और यही अगर उसको नुकसान हो जाए इन्वेस्टर को, और फिर इससे कहीं आके लैंडर से, ये लोन देने वाले से, भैया तुमसे लोन लिया था, बिजनेस में नुकसान हो गया है, पैसे अदा करेंगे, सिर्फ 3 महीने हमें एक्सटेंशन दे दो, तो मर जाएगा, एक्सटेंशन नहीं देगा। तो क्या मेरे को तो उधर ही चाहिए, अभी तो फिर थोड़े बहुत पैसे रिकवरी एक्सपेक्टेड है, 3 महीने बाद पता नहीं ये भी ना डूब जाए। तो ये साइकी होती है ना कि तो जी हाँ जी, बिल्कुल वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इसीलिए तो हम उसको कह रहे हैं कि भैया तुमने फिक्स ही रहना है, जिसने लोन दिया है वो कंपनी से फिक्स रिटर्न ही मांगे। अब कंपनी चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, ठीक है। तो कंपनी को अगर लोन लेके प्रोजेक्ट चलाया, प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, हाई प्रॉफिट, तो कंपनी के लिए फायदे की बात है, और लोन देने वाले के लिए नुकसान की। क्यों नुकसान की? हालांकि उसे इंटरेस्ट मिल तो रहा होगा, वो थोड़ा मिल रहा होगा, उससे तो ज्यादा नजर आ रहा होगा, ठीक है। भी लो इश्यूएंस कास्ट, जाहिर है शेयर के लिए आपको तो लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस पढ़े, साथ ही इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, क्योंकि मिलते जुलते हैं। ऐसे है ना, ऐसे चले ना तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा, ये आपको लगेगा ये पढ़े हुए हैं आपने सारे। नो वोटिंग राइट्स, भाई ये तो एडवांटेज में पढ़ा था, उधर डिसएडवांटेज में कैसे है? पर्सपेक्टिव का फर्क है। अब ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है? हाई रिस्क इफ अनसिक्योर्ड, सही कह रहा है। डेट सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। आपने कोशिश करनी है, अगर किसी को लोन देना है ना तो सिक्योर्ड ही दे, और अगर किसी से लोन लेना है अनसिक्योर्ड ले, अनसिक्योर्ड ले। फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी ये कहते हैं, एथिक्स ये नहीं कहते, रिलीजियन ये नहीं कहता, लेकिन हम तो फाइनेंस पढ़ रहे हैं। जब एथिक्स का टॉपिक आएगा, जब रिलीजियन की बात होगी, तो वो बात भी इंशाल्लाह जरूर करेंगे। फिलहाल तो फाइनेंस, ठीक है। एथिक्स और रिलीजन क्या कहते हैं? किसी को पैसे देने हो तो फौरी तौर पे दे दो, अगर किसी को पैसे लेने हो तो थोड़ा टाइम दे दो। एथिक्स ये कहते हैं, रिलीजन ये कहते हैं। फाइनेंस क्या कहती है? कि किसी से पैसे लेने हैं फौरी लो, और किसी को पैसे देने हैं ना, जितना डिले कर लो उतना बेहतर है। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बंदा अपनी पेमेंट को जितना डिले करता है उतना ही कामयाब मैनेजर माना जाता है, और किसी से पैसे लेने हो जितना जल्दी रिसीव करेगा उतना ही कामयाब मैनेजर माना जाएगा। न्यू फाइनेंस मैनेजर लगाया, उसने आते ही सारे स्टूडेंट को रोक दिया। उसने कहा भाई जिसने फीस जमा कराई वो अंदर जाए, जिसने नहीं करवाई वो ना जाए। ये भाईजान कहने लगे सर कल तक का टाइम दे दे, कल तक का हमें क्या पता था इतनी सख्ती। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आज जाएंगे, आज आपको याद होगा क्लास मिस है तो कल पैसे लेके आएंगे। एथिकली आप उसको गलत कह सकते हैं, लेकिन फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही, वो कलेक्शन तो तेज हो जाएगी, समझ रहे। बहरहाल इन्वेस्टर, अब कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सिक्योरिटी टू बी प्रोवाइडेड, कंपनी को नुकसान क्या है? सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। पेमेंट इवन इन लॉस और लो प्रॉफिट, नुकसान भी हो गया ना, इंटरेस्ट करना ही करना है। फिर डिविडेंड होता तो ना पे करते, शेयर होता तो। लिक्विडेशन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, अगर पैसे वापस नहीं किए तो लिक्विडेशन भी हो सकती है। जो जिससे हमने उधार लिया था ना, वो कोर्ट में जाके कह सकता है, और कोर्ट कहेगा कंपनी के सारे एसेट बेच दो, इसका लोन वापस करो, और एसेट बिक गए तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की होगी? तो कंपनी गई। हायर रैंकिंग ऑफ पेमेंट ऑन लिक्विडेशन, कंपनी के लिए डिसएडवांटेज है। कैसे? कि जो डेट होल्डर है लिक्विडेशन में उनको पहले पेमेंट जाएगी, कंपनी के शेयर होल्डर की बारी बाद में आएगी। फर्दर बोरोइंग पावर रिड्यूस, जितने ज्यादा लोन लेते, पाकिस्तान IMF से जितने ज्यादा लोन लेता जाएगा उतने ही मजीद लोन लेने की पावर कम होती जाएगी। एक लिमिट पे आगे IMF भी कह देगा बस सर। हाई गियरिंग हाई रिस्क, गियरिंग किसे बोलते हैं ये नहीं आपको पता होगा। डेट इक्विटी रेशियो, सुभान अल्लाह, पता है आपको? हाई गियरिंग मतलब हाई डेट, हाई गियरिंग रेशियो मतलब डेट इक्विटी रेशियो, पता है? अगर डेट
अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो में सिर्फ एक चीज बता दे, मैं मान लूंगा आपको पता है। डेट इक्विटी रेशियो में पहले डेट आता है कि पहले इक्विटी? ऊपर डेट नीचे इक्विटी के ऊपर इक्विटी नीचे डेट? ऊपर डेट। बेहतरीन, ये जहन में रखना है। तो फिर बताइए डेट इक्विटी रेशियो 2:1 बेहतर है कि 1:2? 1:2। समझ गया, पढ़ा कहाँ पढ़ा आपने? R1 में। शाबाश शाबाश। मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वो सॉल्व हो गया, थोड़ा सा उसमें डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी होती है। अच्छा, अब इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेज है डेट फाइनेंसिंग में? नो रिस्क ऑफ वेरिएशन इन इनकम, फिक्स्ड होगी इनकम, ठीक है। लिक्विडेटर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, लिक्विडेशन हो जाएगी। भाई ये तो इधर डिसएडवांटेज में था, कंपनी के लिक्विडेशन होना कंपनी के लिए नुकसानदेह, इन्वेस्टर के लिए फायदे की बात। सिक्योर्ड होता है। हायर रैंकिंग ऑफ पेमेंट ऑन लिक्विडेशन, ये तो इधर डिसएडवांटेज था। क्लियर? नीचे उसने गेयरिंग रेशियो बता दिया। चले यहां तक टॉपिक को क्लोज करते हैं। सिर्फ 1 मिनट है, मुझे एक चीज बता दीजिए, इक्विटी में सबसे बड़ी एग्जांपल शेयर्स की, डेट में बैंक लोन भी हो सकता है ऑप्शन, लेकिन बड़ी ऑप्शन क्या होगी? डिबेंचर या बॉन्ड भी उसे कहते हैं। डिबेंचर या बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आती है? भाई जिस दिन फाइनेंस का क्वेश्चन न्यूमेरिकली नहीं किया, लगता नहीं है फाइनेंस की है? तो मुझे जरा एक क्वेश्चन छोटा सा है, ये देखे कर सकते हैं कि नहीं। चले तस्वीर ले ले, घर जाके कीजिएगा फौरन, टाइम हो गया है, वो सरत नाम देना, फिर क्लास ले लेनी है मेरी। ये ऐसा करते हैं, हम ग्रुप में इसको भेजेंगे, लेकिन पिक्चर ले लें जो पीछे लेना चाहते हो। ये आपने इसकी मार्केट वैल्यू बॉन्ड कैलकुलेट, ये आपका FR1 का इम्तिहान है, FR1 के टीचर का। मैं देखना चाहता हूँ FR1 के टीचर ने आपको सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आप सही कर पाए तो इसका मतलब सही पढ़ाया उन्होंने। ये आपके QM के टीचर का भी इम्तिहान है। देखते हैं वो पास होते हैं कि फेल होते हैं हमारे इस इम्तिहान में। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।